Welcome to the student Desha. In this video, we will discuss some important questions of environmental engineering. So today's first question is, water supply includes collection, transportation and treatment of water, distribution of water consumers, provision of hydrants for firefighting, all the above. तो इसमें आपको बताना है कि वाटर सप्लाई इनमें से किन किन को इंक्लूड करता है। देखिए, वाटर सप्लाई का मतलब है कि कलेक्शन भी करना है वाटर का, उसको फिर ट्रांसपोर्ट भी करना है और उसका ट्रीटमेंट भी करना है। ट्रांसपोर्ट कहाँ तक होगा? ट्रांसपोर्ट होगा सोर्स से लेके स्टोरेज यूनिट तक। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उस वाटर को कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पाइपलाइंस के थ्रू, एंड कुछ वाटर का स्टोरेज इसलिए भी किया जाएगा ताकि कोई फायर एंड कुछ हैजार्डस कंडीशन है उसके लिए वाटर को अलग से स्टोर किया जाएगा। तो ये सारे ही जो पॉइंट्स हैं वो वाटर सप्लाई के अंदर आते हैं। तो चारों के चारों ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजप्शन पर हेड पर डे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज 100 liters, 135 liters, 165 एंड 200 liters। आपको बताना है कि वाटर कंजप्शन पर हेड पर डे पर कैपिटा इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना होगा। तो देखिए, कोडल प्रोविज़न है 135 लीटर्स एवरेज वाटर कंजप्शन पर हेड पर डे लिमिट दी हुई है आपको। तो 135 लीटर्स का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। The next question is, the ratio between peak hourly water demand and maximum daily demand is 1.5, 2.0, 1.8 and 2.7। तो आपको रेशियो बताना है पीक हावरली वाटर डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड के बीच में। देखिए, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, पीक हावरली वाटर डिमांड इज इक्वल टू 1.5 इंटू मैक्सिमम डेली डिमांड। पीक हावरली डिमांड होती है वो मैक्सिमम डेली डिमांड का 1.5 मल्टीपल होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है पीक हावरली डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड का रेशियो। तो मैक्सिमम डेली डिमांड से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास? 1.5। तो आंसर हो जाएगा ए। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, 1.5। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for which of following distribution man is design: average daily demand, annual peak demand, monthly peak demand and monthly hourly demand on maximum day। आपको बताना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स हैं वो किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, यानी कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स हैं, मेन लाइंस हैं, वो किस बेसिस पे डिज़ाइन किए जाते हैं। देखिए, ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट होगा? डी होगा। क्यों? क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स हैं वो मंथली हावरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे के बेसिस पे डिज़ाइन किए जाते हैं। ओके। द नेक्स्ट इज, which of following method is used to forecast the population of old and very large city? Arithmetic increase method, geometric progression method, graphical method and logistic curve method। एक ओल्ड एंड वेरी लार्ज सिटी की पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे हम? अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। सिटी कैसी होनी चाहिए? ओल्ड हो और वेरी लार्ज सिटी है, तो उसके लिए हम अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट इज, द मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज 0.1 मिलीग्राम पर लीटर, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, 5 मिलीग्राम पर लीटर, 10 मिलीग्राम पर लीटर। तो फ्लोराइड जो है उसका ड्रिंकिंग वाटर में मैक्सिमम लिमिट आपको बताना है, कितना होगा? 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। मिलीग्राम पर लीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 1 ppm के इक्वल होता है। तो 1.5 मिलीग्राम पर लीटर अप्रोक्सीमेटली 1.5 ppm के इक्वल हो जाएगा।
तो कई बार ppm देके पूछ लेता है और कई बार मिलीग्राम पर लीटर देकर पूछ लेता है, तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। ये फ्लोराइड का मैक्सिमम कंटेंट है ड्रिंकिंग वाटर में, तो ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ये बोन्स के लिए हार्मफुल है। The next question is, the rain is called as acid rain when its pH is less than 3, 7, 4.5 and 8.5। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एसिड रेन का pH किस से कम होना चाहिए। तो जब रेन का pH है 4.5 से कम होता है तो ऐसी रेन को हम एसिड रेन या अम्ल वर्षा कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। The next question is, according to WHO, what is the permissible chloride content in drinking water? 0.001 milligram per liter, 200 milligram per liter, 1 milligram per liter and 150 milligram per liter। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि WHO के अकॉर्डिंग ड्रिंकिंग वाटर में क्लोराइड का मैक्सिमम कंटेंट कितना होना चाहिए। तो क्लोराइड का कंटेंट WHO के अकॉर्डिंग 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 200 मिलीग्राम पर लीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लू बेबी डिजीज इन चिल्ड्रन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ excess sulfates, excess nitrate, excess chloride, excess carbonate। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ब्लू बेबी डिजीज़ है बच्चों में, वो इनमें से किस केमिकल की प्रेजेंस की वजह से होता है। देखिए, अगर ड्रिंकिंग वाटर में एक्सेस नाइट्रेट है तो उसकी वजह से चिल्ड्रंस में ब्लू बेबी डिजीज़ हो जाता है। और एक्सेस नाइट्रेट ड्रिंकिंग वाटर में क्यों होता है? देखिए, जब ओवर यूज़ हम फर्टिलाइज़र्स का करते हैं एग्रीकल्चर में, तो नाइट्रेट्स हैं वो ड्रिंकिंग वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें जाके मिक्स हो जाते हैं और उसको हम वापस अगर कंज्यूम कर लेते हैं उस वाटर को, तो उसकी वजह से चिल्ड्रंस में ब्लू बेबी डिजीज़ हो जाता है। ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। सो कभी कभी ये नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के बीच में आपको कंफ्यूज करता है, तो आपको याद रखना है एक्सेस नाइट्रेट्स कॉजेज द ब्लू बेबी डिजीज इन द चिल्ड्रंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ bicarbonate of calcium and magnesium, sulfate of calcium and magnesium, chloride of calcium and magnesium and nitrates of calcium and magnesium। जो वाटर का जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो इनमें से किन के प्रेजेंस की वजह से होता है आपको बताना है। देखिए, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है वो परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है वो टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। कई बार परमानेंट का पूछ लेता है तो वो होता है सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एंड टेम्परेरी इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। The next one is, measure of degree at which water loses its transparency due to presence of suspended particles is termed as turbidity, coagulation, flocculation and sedimentation। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फिनोमेना है जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल की प्रेजेंस की वजह से वाटर अपना ट्रांसपेरेंसी लूज कर देता है। या साधारण शब्दों में कहें कि सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड पोजीशन में रहते हैं, उसकी वजह से वाटर अपना ट्रांसपेरेंसी लूज कर देता है, उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? तो आप जानते होंगे उस फिनोमेना क्या कहते हैं हम? टर्बिडिटी। टर्बिडिटी इज द फिनोमेना इन विच वाटर लॉसेस इट्स ट्रांसपेरेंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा।
The next one is disinfection of drinking water is done to remove turbidity, odor, color and bacteria. क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ड्रिंकिंग वाटर का डिसइंफेक्शन इनमें से किन को रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो डिसइंफेक्शन प्रोसेस है वो बैक्टीरियाज को रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। डिसइंफेक्शन का मीनिंग क्या होता है? डिसइंफेक्शन इज द प्रोसेस इन विच वी किल द बैक्टीरियाज। एंड कौन कौन से केमिकल्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं डिसइंफेक्शन प्रोसेस में? वो है क्लोरीन एंड ओजोन। और भी है, लेकिन क्लोरीन एंड ओजोन है वो मोस्टली यूज्ड केमिकल्स हैं। ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट इज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय adding alum, adding lime, adding chlorine, जियोलाइट प्रोसेस। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम इनमें से किसको यूज़ करते हैं? देखिए, लाइम को ऐड हम तब करते हैं जब टेम्परेरी हार्डनेस को अपने को रिमूव करना हो। एंड क्लोरीन यूज किया जाता है डिसइंफेक्शन के लिए। तो जियोलाइट प्रोसेस है वो प्रोसेस परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है, और टेम्परेरी हार्डनेस के लिए लाइम का यूज किया जाता है मोस्टली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन ए स्लो सैंड फिल्टर यूज फॉर वाटर प्योरिफिकेशन? 300 to 600 liters per hour per meter square, 100 to 200, 500 to 1000 and 3000 to 6000। आपको स्लो सैंड फिल्टर्स के लिए आपको बताना है कि इस स्लो सैंड फिल्टर प्योरिफिकेशन प्रोसेस है उसमें किस रेट से हम वाटर को अलाउ करते हैं। देखिए, स्लो सैंड के लिए है कंडीशन 100 to 200 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। स्लो सैंड फिल्टर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इसका डिज़ाइन है वो 10 ईयर्स के लिए किया जाता है और एफिशिएंसी 98% है। यानी कि स्लो सैंड फिल्टर है वो बाकी सभी फिल्टर से सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, और इससे जो ट्रीटेड एफ्लुएंट निकलता है उसमें इम्प्योरिटीज़ का कंटेमिनेशन है वो बहुत ही कम होता है। तो फिर इसको यूज़ क्यों नहीं किया जाता? इसको यूज़ किया जाता है लेकिन कम किया जाता है क्योंकि इसका जो रेट है वो बहुत ही स्लो है, लेकिन एफिशिएंसी इसकी 98% है। ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कोगुलेंट? फेरस सल्फेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम सल्फेट, फेरिक क्लोराइड। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा है कोगुलेंट नहीं है। तो देखिए, एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से कोगुलेंट्स हम यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, सोडियम एल्यूमिनेट, आयरन साल्ट, फेरिक सल्फेट, क्लोरीनेटेड कॉपर, लाइम, ये सब कोगुलेंट्स है जो हम यूज़ करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग देखें तो सोडियम सल्फेट है वो एक कोगुलेंट नहीं है। ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा। The next is the layout of distribution system in which water flows toward the outer periphery is ring system, dead end system, radial system and gridiron system। तो आपको लेआउट बताना है उस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जिसमें वाटर है वो पेरीफेरी की ओर फ्लो करता है। ठीक है, देखिए रिंग सिस्टम में क्या होता है, रिंग सिस्टम में वाटर उसकी पेरीफेरी के अलोंग फ्लो करता है। डेड एंड सिस्टम में वाटर एक डायरेक्शन में फ्लो करने के बाद में एंड कर देता है, उसके बाद पाइप्स हैं उनका एंड आ जाता है। रेडियल सिस्टम में क्या होता है, रेडियल सिस्टम में सेंटर ऑफ द सर्किल पे एक पाइप, मेन पाइप होता है, उसमें वाटर आता है
और रेडियल डायरेक्शन में आउटवर्ड साइड में पेरीफेरी की तरफ वाटर का फ्लो होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पेरीफेरी की तरफ सेंटर से रेडियल डायरेक्शन में वाटर फ्लो करता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Im-Hopcon is used to determine dissolved solids, suspended solids, total solids and settleable solids। तो Im-Hopcon होता है वो इस टाइप का होता है, और इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब सेटलेबल सॉलिड्स होते हैं वो वाटर में हो तो हम वाटर को इसमें फिल करेंगे और कुछ टाइम के लिए इसको एज इट इज़ रख देंगे, और जो सेटलेबल सॉलिड्स हैं वो इसके बॉटम में जम जाएंगे। और उसके बाद हम उनकी जो हाइट है वो एक स्केल इसके ऊपर दिया हुआ होता है Im-Hopcon पर, तो उसकी सहायता से हम देख लेते हैं कि इनका कितनी हाइट है, कितना वॉल्यूम है। तो उसे अपने को वॉल्यूम पता लग जाएगा कि कितने वॉल्यूम है इनका सेटलेबल सॉलिड्स का। तो सेटलेबल सॉलिड्स को डिटरमिन करने के लिए हम Im-Hopcon का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। The minimum dissolved oxygen which should always be present in water in order to save the aquatic life: 1 ppm, 4 ppm, 10 ppm and 40 ppm। तो डिजोल्व ऑक्सीजन का मिनिमम कितना क्वांटिटी है वो वाटर में रहना ही चाहिए ताकि जो एक्वेटिक लाइफ है वो जीवित रहे, इनकी डेथ ना हो। तो मिनिमम आपको क्वांटिटी बताना है डिजोल्व ऑक्सीजन का। तो डिजोल्व ऑक्सीजन का मिनिमम 4 ppm रहना ही चाहिए ताकि एक्वेटिक लाइफ जो वाटर में है वो जीवित रहे। ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज ट्रैप्स आर यूज इन हाउस होल्ड ड्रेनेज सिस्टम टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ ऑल गैसेज इन द हाउस, रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ वाटर, प्रोवाइड ए पार्टीशन वैक्यूम एंड ट्रैप द सॉलिड वेस्ट। ट्रैप एक स्ट्रक्चर या एलिमेंट है जिसको हम हाउस होल्ड ड्रेनेज में प्रोवाइड कराते हैं। इसका वर्क क्या आपको बताना है। देखिए इस तरह का एक डिज़ाइन होता है। ये एक सिंगल पाइप भी हो सकता है, सिंगल ट्यूब भी हो सकती है, या मल्टीपल जॉइंट्स के थ्रू इसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। इसका यूज यही है कि इसमें जो लोअर पोर्शन है उसमें वाटर एनी टाइम रहता है। जैसे आप फ्लश कर दोगे तो वेस्ट मटेरियल है वो सीवर लाइन में चला जाएगा, और जो फ्रेश वाटर आपने एंड में फ्लश किया है वो उसके अंदर रहेगा। तो जो फॉल गैसेज हैं सीवर लाइन की वो अपने हाउस में नहीं आएगी। तो वाटर इसमें एक सील के रूप में वर्क करता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉल गैसेज इन द हाउस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये 3 टाइप के मोस्टली यूज किए जाते हैं, पी, क्यू एंड गली ट्रैप या गुली ट्रॉप भी उसको बोलते हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन्स ऑफ एक्सेस फॉर इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग ऑफ सीवर लाइन इज नोन एज इनलेट, मैनहोल, ड्रॉप मैनहोल एंड कैच बेसिन। तो सीवर लाइन को इंस्पेक्ट करने के लिए और उनको क्लीन करने के लिए एक जो वे प्रोवाइड किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए ये रोड पे आपने देखा होगा बहुत बार, सीवर लाइन के ऊपर ही प्रोवाइड किया जाता है, और एक पर्सन होता है या एक ड्रोन को इसके अंदर एंटर कराया जाता है, और उसके थ्रू हम इंस्पेक्शन करते हैं और क्लीन भी करते हैं सीवर लाइन को। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? मैन होल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलेंगे किसी एक टॉपिक के साथ। थैंक्स।